वेलकम टू केट्यूब हिंदी एक्सप्लेन। आज हम देखने वाले हैं एक रोमांटिक कोरियन मूवी। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड इसका क्लाइमेक्स में एक ट्विस्ट है जो देखने के बाद आपका दिमाग घूम जाएगा। मूवी की स्टार्टिंग हॉस्पिटल से होती है जहाँ पर हम एक मोटे लड़की जैंग को देखते हैं। जैंग को एक बीमारी है जो कि हवा से फैलती है, इसलिए कोई भी उसके पास नहीं आता है। यहाँ तक कि उसके मॉम डैड भी सिर्फ एक ही बार उससे मिलने के लिए आए थे। जैंग के यार दोस्त भी उसके हालचाल से फ़ोन पर ही पूछते हैं। हॉस्पिटल के दूसरे पेशेंट्स को भी लगता है कि जैंग से हमें खतरा है, इसलिए जैंग को पर्दों में छुपा कर रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक नर्स है जिसका नाम दाउन है, वो जैंग के साथ अच्छे से पेश आती है। दाउन जैंग की अच्छी हेल्थ के लिए उसकी बोतल पर गुड लक विश भी करती है। शाम को जैंग टहलने के लिए रूम से बाहर निकलता है जहाँ पर वो देखता है कि दाउन बाहर खड़ी होकर स्मोकिंग कर रही है। साथ ही वो उसके फिंगर में एक रिंग भी नोटिस करता है। पूछने पर दाउन बताती है कि ये तो बस उसकी ग्रेजुएशन रिंग है। दाउन जैंग को ये भी बताती है कि वो बहुत खुश है कि इस हॉस्पिटल में उसकी परमानेंट जॉब है, लेकिन ज़्यादा काम करने की वजह से वो थकी थकी सी रहती है, इसलिए कभी स्ट्रेस दूर करने के लिए स्मोकिंग कर लेती है। तभी वहाँ पर हेड नर्स आ जाती है जिससे बचने के लिए दाउन बहाना बनाती है कि स्मोकिंग तो जैंग कर रहा था, वो तो बस उसे ऐसा करने से मना कर रही थी। अगले दिन दाउन जैंग के पास आकर उसे कल के लिए सॉरी एंड थैंक्स बोलती है कि अगर तुमने कल मेरी हेल्प नहीं की होती तो मैं हॉस्पिटल में स्मोकिंग करने के लिए फंस सकती थी। तभी वो अचानक जैंग की प्लेट में से खाना खाने लगती है, जिसे देखकर जैंग थोड़ा हैरान होता है, लेकिन वो इस बात का बुरा नहीं मानता है। दाउन को एहसास होता है कि वो ये क्या कर रही है, इसलिए वो जैंग को सॉरी बोलकर वहां से जाने लगती है। जाते हुए दाउन दूसरे पेशेंट से कहती है कि कोई भी जैंग को परेशान नहीं करेगा। शाम को ये दोनों वेंडर मशीन के पास मिलते हैं जहाँ पर थोड़ी बहुत बातें करने के बाद साथ में ड्रिंक लेते हैं। शाम को जब दाउन जैंग का चेकअप करने के लिए आती है तो थकने की वजह से वहीं पर सो जाती है। ये सब देखने के बाद जैंग समझ आता है कि दाउन एक्स्ट्रा वर्क करने की वजह से थकी हुई रहती है, इसीलिए वो उसकी हेल्प करने की सोचता है। इसके लिए सबसे पहले वो अपनी मोबाइल स्क्रीन पर सपोर्ट मैसेज लिखता है, इसकी वजह से दाउन उसके पास रहकर थोड़ा रेस्ट कर सकती है। इसके बाद वो अपने पड़ोस वाले पेशेंट्स का एक्सपेंसिव खाना चुराकर दाउन को खिलाता है। शाम को वो बहाना बनाता है कि उसे घुटन महसूस हो रही है, इसलिए दाउन उसे टहलने के लिए बाहर लेके जाती है। आगे चलकर ये दोनों अपनी जगह एक्सचेंज कर लेते हैं। धीरे धीरे हॉस्पिटल के अदर स्टाफ को शक होने लगा है कि दाउन अपने पेशेंट से कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रही है, इसलिए जब दाउन डॉक्टर्स एंड नर्सेस के साथ होती है तो वो जैंग को इग्नोर करती है। अगले दिन डॉक्टर जैंग को बताता है कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो गए हो, इसलिए तुम डिस्चार्ज होकर जा सकते हो। जो सुनकर जैंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो आगे दाउन को नहीं देख पाएगा। इसके बाद जैंग सोचता है कि वो जाने से पहले दाउन को अच्छे से गुड बाय कहेगा, इसलिए वो पड़ोस वाले रूम से फूल चोरी कर लेता है जो कि एक हुए आदमी के लिए आए हुए थे। रात को जैंग दाउन का वेट कर रहा होता है, लेकिन उसका चेकअप करने के लिए दाउन की जगह हेड नर्स आती है जो देखकर जैंग का दिमाग खराब। दूसरे दिन जैंग का इस हॉस्पिटल से जाने का दिन होता है, इसलिए उसके पेरेंट्स उसे लेने के लिए आए हुए थे, लेकिन जैंग की आंखें तो दाउन को ही ढूंढ रही होती है, इसलिए वो अपने पेरेंट्स को इग्नोर करके दाउन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उसे दाउन नहीं मिलती है। शाम को जब जैंग अपने दोस्तों से मिलता है तो उन्हें दाउन के बारे में बताता है। उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि जरूर वो तुम्हारा वहम होगा, लेकिन जैंग को यकीन है कि दाउन नाम की एक नर्स है, इसीलिए वो अगले दिन फिर से दाउन को ढूंढने के लिए हॉस्पिटल जाता है, लेकिन अभी भी दाउन हॉस्पिटल में नहीं होती है। जैंग चुपके से स्टाफ फाइल में से दाउन के नंबर देख लेता है, लेकिन घर आने के बाद उसे सिर्फ आगे के 5 नंबर ही याद होते हैं। काफी नंबर ट्राई करने के बाद फाइनली उसे वो कॉम्बिनेशन मिल ही जाता है जो कि दाउन का होता है। दाउन जैंग को बताती है कि कुछ दिनों से वो बीमार चल रही है, इसलिए उसने हॉस्पिटल से कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले रखी है। जैंग फोन पर ही दाउन से कहता है कि मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ, जिसके रिप्लाई में दाउन पहले तो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन बाद में वो जैंग को अपने घर आने को कहती है। दोनों मिलते हैं जहाँ पर माहौल थोड़ा ऑकवर्ड होता है। थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद जैंग बाय बोल कर जाने लगता है, लेकिन दाउन जैंग को आज रात यहीं पर रुकने को कहती है क्योंकि वो थोड़ा अकेला फील कर रही है। दोनों साथ में सोते हैं। अगले दिन जब दाउन अपनी आंख खोलती है तो देखती है कि जैंग उसके घर का बल्ब चेंज कर रहा होता है, साथ ही वो दाउन के लिए खाना भी बनाता है, जो देखने के बाद दाउन थोड़ा इमोशनल हो जाती है और जैंग को किस करके थैंक्स बोलती है। इसके बाद दोनों साथ घूमने फिरने लगते हैं। जैंग हॉस्पिटल में दाउन के लिए खाना लेके जाता है और वो दाउन के घर का कचरा भी बाहर फेंक देता है। शाम को वो दाउन को लेने के लिए अपने फादर की कार लेके जाता है एंड जब वो देखता है कि दाउन दूसरे लड़कों से बात कर रही है तो थोड़ा जेलस भी फील करता है। जब भी दाउन एक्स्ट्रा वर्क करने की वजह से स्ट्रेस फील करती है तो वो दाउन को कंपनी देने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। एक दिन दोनों साथ में लंच कर रहे होते हैं जहां पर जैंग नोटिस करता है कि दाउन के फिंगर में रिंग नहीं है, तो दाउन उसे बताती है कि वो तो खो गई है। दूसरे दिन कोई बंदा दाउन के लिए जेजू आइलैंड की 2 टिकटें भेजता है। दाउन जैंग से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ वेकेशन पर चलोगे। ऑब्वियस है जैंग हाँ ही कहेगा। ट्रिप के लिए दोनों शॉपिंग करने के लिए मॉल में जाते हैं जहाँ पर दाउन को एक कपल टी शर्ट पसंद आती है, लेकिन वो टी शर्ट जैंग को फिट नहीं आती है, तो दाउन कहती है कि कोई बात नहीं। लेकिन जब जैंग दूसरे कपल्स को वो टी शर्ट पहने हुए देखता है तो वो काफी जेलस फील करता है। इसके बाद दोनों मैक्रोनी स्टैंड पर जाते हैं जहाँ पर फूड पर काफी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा था, लेकिन जैंग खाना खाने से मना कर देता है और वो कहता है कि मैं जल्दी ही अपना वजन कम करके ही रहूंगा। फाइनली जेजू आइलैंड पर जाने का दिन आ ही जाता है। एयरपोर्ट पर दाउन जैंग का वेट कर रही होती है। जैंग टैक्सी में आता है और दाउन को देखकर उसकी तरफ तेजी से भागता है। दाउन जैंग को एक गिफ्ट देती है जिसमें स्नीकर्स होते हैं और कहती है कि सेम ऐसे ही स्नीकर्स मेरे पास भी है। जैंग समझ जाता है कि वो टी शर्ट वाली बात को कवर करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए जैंग दाउन से कहता है कि तुम्हारे इन्हीं शूज से मैं दौड़कर अपना वेट कम करूंगा, जिसको प्रूव करने के लिए वो भागने लगता है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जैंग अब पतला और हेल्दी हो गया है।
आगे बढ़ने से पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज़ कर दो यार, क्योंकि अभी तक सिर्फ 4% लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है और आपके सिर्फ एक बटन दबाने से हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है, सो प्लीज़ कर दो। जैंग दाउन के अपार्टमेंट में जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों साथ में ही रहते हैं। फिर जैंग दाउन के लिए नाश्ता तैयार करता है और ऑफिस जाते टाइम कचरे को भी डस्टबिन में डाल देता है। ऑफिस पहुंचने पर उसे पता चलता है कि उसका टेम्पररी ट्रांसफर बड़े ऑफिस में हो रहा है। अगर वो वहाँ पर अच्छा काम करता है तो उसकी जगह वहाँ पर परमानेंट हो सकती है। जैंग के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन इसके लिए उसे सियोल जाना होगा। इसके बाद जैंग दाउन को हॉस्पिटल से पिकअप करने के लिए जाता है जहाँ पर वो अपनी नई कार को दिखाता है, जिसे देख दाउन काफी खुश होती है। जैंग दाउन को अपने ट्रांसफर वाली बात बताता है। इसके साथ ही वो प्रॉमिस करता है कि वो डेली दाउन के अपार्टमेंट में उसके साथ रहने के लिए आएगा। अगले दिन वो सियोल के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो बहुत खुश है, लेकिन ऑफिस पहुंचने पर उसे पता चलता है कि वो अकेला ही नहीं है जो कि इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है। एक बोयंग नाम की लड़की होती है जो कि अपने काम में बहुत होशियार है। जब लंच होता है तो परमानेंट टीम इन दोनों को अपने साथ बैठने को नहीं बोलती है, इसलिए मजबूरी में जैंग को बोयंग के साथ ही बैठना पड़ता है। रात में दाउन के अपार्टमेंट पहुंचने पर जैंग उससे परमानेंट टीम और बोयंग की कंप्लेंट करने लगता है। अगले दिन परमानेंट टीम को इम्प्रेस करने के लिए जैंग सभी के लिए कॉफी लेके जाता है, जहाँ पर उसकी हेल्प करने के बहाने बोयंग सभी को कॉफी सर्व करती है और सारा क्रेडिट खुद ही ले लेती है, जो देखकर जैंग को काफी गुस्सा आता है। आज फिर से अपार्टमेंट पहुंचने के बाद जैंग दाउन से बोयंग की कंप्लेंट करने लगता है, लेकिन वो दाउन से नहीं पूछता है कि उसका दिन आज कैसे गया, जबकि दाउन को जैंग से अपकमिंग जेजू आइलैंड की ट्रिप के बारे में बात करनी थी। दूसरे दिन ऑफिस में प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन का दिन होता है। बोयंग अच्छे से प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करती है, लेकिन सारा क्रेडिट खुद ही ले लेती है। लेकिन जैंग उस प्रोजेक्ट में लूप होल ढूंढ लेता है, जिसकी वजह से ब्रिज गिर सकता है। अब बोयंग को अकेले ही इस प्रोजेक्ट पर एक्स्ट्रा काम करना होगा, इसीलिए वो ऑफिस में एक्स्ट्रा घंटे काम करने का डिसाइड करती है। उसकी हालत देखकर जैंग बहुत खुश है और जल्दी ही ऑफिस से चला जाता है, लेकिन रोज अप डाउन करने की वजह से वो थक जाता है, इसलिए वो जाते ही सो जाता है। सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो देखता है कि दाउन घर पर नहीं है। फोन पर दाउन उसे कहती है कि रोज आने जाने की वजह से तुम्हें परेशानी होगी, इसलिए तुम वहाँ पर एक रूम रेंट पर लेकर रह सकते हो एंड वीकेंड्स पे यहाँ पर आ जाना। इसलिए जैंग अब सियोल में ही रहने लगता है। वहीं बोयंग से ये काम पूरा नहीं हो रहा था और वो रात रात भर रुककर काम पूरा करने की कोशिश करती है, इसीलिए वो ऑफिस टाइम में सो जाती है और पूरा दिन खाती रहती है। यहाँ तक कि उसने कई दिनों से बाल भी नहीं धोए हैं। जैंग उसके पास जाकर कहता है कि तुम्हें हर टाइम नहीं खाना चाहिए, इससे तुम्हारी हेल्थ खराब हो सकती है, जिसकी बात सुनकर बोयंग रोने लगती है। वो कहती है कि मैं खाती इसलिए हूँ ताकि रात में भी जाग सकूँ, जिसको रोता हुआ देखकर जैंग को उस पर तरस आता है और वो उसकी हेल्प करने का डिसाइड करता है। इसके लिए अब वो भी एक्स्ट्रा घंटे काम करने लगता है। कुछ दिन में ही ये दोनों मिलकर इस काम को पूरा कर लेते हैं। बॉस इनके इस काम को देखकर बहुत खुश होता है और परमानेंट टीम से कहता है कि कुछ सीखो इनसे। अपनी इस सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर जैंग ड्रिंक करने से मना कर देता है क्योंकि उसके लीवर अभी इंजर्ड हो रखा है, लेकिन वो बोयंग पर नजर रख रहा होता है कि कहीं ये ज्यादा ड्रिंक नहीं कर ले। डिनर करने के बाद जैंग फटाफट दाउन के अपार्टमेंट में पहुंचता है, जहाँ पर दाउन नहीं होती है। फोन करके दाउन बताती है कि कुछ दिनों तक उसे हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा शिफ्ट करनी होगी। इसके साथ ही वो जैंग से उसके घर का बल्ब चेंज करने को भी बोलती है, लेकिन ज्यादा थके होने की वजह से जैंग हाथों हाथ सो जाता है। अगले दिन ऑफिस में जैंग एंड बोयंग को एक और नया प्रोजेक्ट मिलता है। इसको पूरा करने के लिए दोनों फिर से एक्स्ट्रा घंटे रुककर काम करने का डिसाइड करते हैं। एक दिन बोयंग जैंग से फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, जिसको इग्नोर करके जैंग वहां से चला जाता है। जब वो दाउन के अपार्टमेंट पहुंचता है तो देखता है कि पूरे रास्ते में कचरे के बैग फैले हुए हैं। दाउन उसे कहती है कि प्लीज इन्हें बाहर फेंक दो, लेकिन इस चक्कर में इन दोनों की बहस होने लगती है। लेकिन इस आर्गुमेंट से बचने के लिए जैंग उस कचरे को डस्टबिन में डाल के आ जाता है। अगले दिन ऑफिस में जैंग को दाउन का कॉल आता है और वो बताती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, जो सुन के जैंग का दिमाग खराब, क्योंकि वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है। मूड खराब होने की वजह से वो बोयंग पर बिना मतलब के ही चिल्ला देता है, लेकिन बाद में उसे सॉरी भी बोल देता है। बाद में जैंग इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए वो दाउन के साथ हॉस्पिटल जाता है। जब नर्स फॉर्म भरने के लिए बच्चे के पेरेंट्स के बारे में पूछती है तो दाउन जैंग को बाहर भेज देती है कि मैं नर्स हूँ इसलिए मैं संभाल लूंगी। सारी फॉर्मेलिटीज करने के बाद जब दाउन बाहर आती है तो जैंग उसे भागकर गले लगा लेता है। धीरे धीरे अब जैंग ऑफिस से टाइम पर ही अपने घर आ जाता है और दाउन के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी उसका ध्यान अपने ऑफिस के काम पर ही होता है और उसे बार बार ऑफिस से मैसेज आ रहे होते हैं। दूसरे दिन ऑफिस में बोयंग जैंग से कहती है कि काम बहुत ज्यादा है, इसलिए प्लीज यहीं पर रुक जाओ। पहले तो जैंग मना करता है, लेकिन बोयंग के काफी मनाने पर वो भी मान जाता है। अब जैंग बोयंग के साथ और भी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगता है और धीरे धीरे इन दोनों के बीच एक कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। एक दिन दाउन जैंग को अपने साथ शॉपिंग करने के लिए लेके जाती है, लेकिन वहाँ पर जैंग उसे फटाफट शॉपिंग करने को कहता है और कार में बैठकर कहता है कि तुम ये सारा सामान ऑनलाइन भी खरीद सकती थी, जिसकी ये बात सुनकर दाउन उस पर गुस्सा करने लगती है कि मैं यहाँ पर शॉपिंग करने नहीं आई थी, मैं तो बस तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने आई थी। इसी चक्कर में इन दोनों की बहस होने लगती है और जैंग दाउन को उसके अपार्टमेंट छोड़कर वहां से चला जाता है। सुबह ऑफिस में जैंग को एक पार्सल रिसीव होता है जिसमें एक रिंग होती है जो कि जैंग ने दाउन के लिए ऑर्डर की थी, लेकिन उस रिंग को वो पेंसिल के बॉक्स में डाल देता है। एक शाम वो बोयंग से अट्रैक्ट होकर उसे फाइनली किस कर ही लेता है। अब धीरे धीरे इनकी रिलेशन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अभी भी जैंग दाउन के बारे में ही सोच रहा होता है। जहाँ पर भी उसे कोई नर्स दिखती है तो उसे दाउन की याद आ जाती है। एक दिन उसको मैसेज आता है कि आपने जो जेजू आइलैंड की टिकट बुक की थी वो कंफर्म हो गई है, जिसको वो दाउन को बेचकर कहता है कि तुम जिसके साथ भी जाना चाहती हो जा सकती हो। लेकिन जब वो दाउन की प्रोफाइल चेक करता है जिसकी डीपी अभी भी उन दोनों के साथ
साथ वाली सेल्फी है तो उसे फिर से दाउन की याद आने लगती है। ऑफिस में बॉस अनाउंस करते हैं कि ये प्रोजेक्ट परमानेंट टीम को मिल रहा है, जो सुनकर ज़ैंग और बोयंग को काफी दुख होता है क्योंकि इन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काफी मेहनत की थी। फिर ऑफिस पार्टी में बोयंग ज़ैंग से कहती है कि मैं तो अपना बोरिया बिस्तर समेट के अब्रॉड जा रही हूँ, जो सुनकर ज़ैंग का दिमाग खराब, क्योंकि नौकरी तो गई ही थी लेकिन अब तो बोयंग भी उसे छोड़कर जा रही है। फिर वो दाउन की प्रोफाइल देखता है जिसने स्टोरी डाल रखी होती है कि वो जेजू आइलैंड की ट्रिप पर जा रही है, इसलिए ज़ैंग को होप दिखती है कि शायद उसके पास अभी भी मौका है दाउन के पास जाने का। इसलिए वो अपनी रिंग लेकर फटाफट एयरपोर्ट के लिए निकलता है, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो एक बंदे से टकरा जाता है जो कि और कोई नहीं मोटा वाला ज़ैंग है, जिसे हम पहले भी देख चुके हैं और हमें पता चलता है कि ये दोनों अलग अलग आदमी हैं। जब दाउन हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा शिफ्ट करती थी तो वो मोटे वाले ज़ैंग से मिली और जब उसे पता चला कि इसका नाम भी ज़ैंग है तो उससे थोड़ा अपनापन फील करने लगी। मोटे वाले ज़ैंग ने जब दाउन के फिंगर में रिंग देखी थी वो उसे पतले वाले ज़ैंग ने ही दी थी और दाउन हमेशा इसीलिए थकी हुई रहती थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। मोटे वाले ज़ैंग ने दाउन के लिए वो सब कुछ किया जो कि वो पतले वाले ज़ैंग से एक्सेप्ट कर रही थी, जैसे कि बल्ब चेंज करना और उसके साथ घूमने फिरने जाना। मोटा वाला ज़ैंग दाउन की हमेशा केयर करता है। जब पतले वाले ज़ैंग ने दाउन को जेजू आइलैंड की टिकट भेजकर कहा कि तुम जिसके साथ भी जाना चाहती हो जा सकती हो, तो दाउन ने मोटे वाले ज़ैंग से पूछा और उसने हाँ कर दिया। एंड जब नर्स ने दाउन के बच्चे के पेरेंट्स के बारे में पूछा था तो उसने ज़ैंग को बाहर भेजकर मोटे वाले ज़ैंग का नाम लिखा क्योंकि उसने मोटे वाले ज़ैंग को अपना फ्यूचर हस्बैंड मान लिया है। प्रेजेंट में दाउन मोटे वाले ज़ैंग को उठाती है और पतले वाले ज़ैंग को इग्नोर करके वहां से चली जाती है, जो देखकर पतले वाले ज़ैंग को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो पीछे से उसे भला बुरा कह रहा होता है। इसके बाद ज़ैंग फटाफट वापस ऑफिस पार्टी में पहुंचता है एंड बोयंग को अपनी रिंग देकर कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। बोयंग बोलती है कि अभी मैंने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है और ज़ैंग पूरी रात वहीं पर बैठकर रिंग करता है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कर देना और हाँ कमेंट भी कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।